हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अंतिम प्रयास क्यूज ग्रुप। फ्रेंड्स, अगर आप बिहार दरोगा, बीपीएससी, एसएससी जीडी, रेलवे, इंडियन आर्मी, नेवी तथा एयरफोर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे डेली क्यूज से जुड़कर आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। आज के टेस्ट के अंतर्गत जो क्वेश्चन लिए गए हैं वो घटना चक्र जीएस पॉइंटर बुक से लिए गए हैं और आज के टेस्ट के जो मुख्य विषय हैं वे हैं जीव विज्ञान एवं आधुनिक भारतीय इतिहास। और इन दोनों विषयों के अतिरिक्त कुछ प्रश्न गणित, रीजनिंग और करंट अफेयर्स के भी शामिल हैं। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है, पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। किसके अध्ययन करते हैं? पैलियो वनस्पति के अंतर्गत, इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं पादप जीवाश्म का। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्मी कल्चर में प्रयुक्त जो वर्म होता है वह कौन सा होता है? वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म कौन सा होता है? तो वह होता है अर्थवर्म। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेडोलॉजी निम्न में से किसके वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है? पेडोलॉजी किसके वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है? यह संबंधित है मिट्टी के अध्ययन से। पेडोलॉजी मिट्टी के अध्ययन से संबंधित है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोपोनिक्स क्या है? हाइड्रोपोनिक्स क्या है यह? तो यह है मृदा विहीन पादप संवर्धन। मृदा के बिना पादप का संवर्धन, यह हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो यह प्रतिपादित किया गया था डार्विन के द्वारा। ऑप्शन बी सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 6, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज। आधुनिक मनुष्य के हाल का जो पूर्वज है वह कौन सा है? तो वह है क्रो मैग्नन मनुष्य या आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 7, आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? तो यह योजक कड़ी है सरीसृप एवं पक्षियों के बीच की। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है, गर्म रुधिर वाले जंतु वह होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को किस प्रकार रखते हैं? गर्म रुधिर वाले जंतु अपने शरीर के तापक्रम को किस प्रकार रखते हैं? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? जो सही विकल्प है वह है हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। गर्म रुधिर वाले जंतु अपने शरीर के तापक्रम को हमेशा एक जैसा बनाए रखते हैं। ऑप्शन सी सिलेक्ट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप से एक मछली है? कौन सी है जो वास्तविक रूप से एक मछली है? तो वह है समुद्री घोड़ा। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, व्हेल निम्न में से किस वर्ग का प्राणी है? व्हेल निम्न में से किस वर्ग का प्राणी है? तो यह आता है स्तनपायी के अंतर्गत। व्हेल एक स्तनपायी है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन है वह जो अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है? वह कौन सा है जो सीधे बच्चे नहीं देता है बल्कि अंडे देता है? वह है एकिडना। ऑप्शन ए सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है? वह कौन सा जीव है जो पक्षी वर्ग में नहीं गिना जाता है? तो वह है चमगादड़ एक पक्षी वर्ग में नहीं आता है, यह एक स्तनपायी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। डॉल्फिन किस में वर्गीकृत किए जाते हैं? तो ये होते हैं स्तनी होते हैं। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 14, चट्टान पर उगने वाले पादप कहलाते हैं। चट्टान पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? यह कहलाते हैं शैलोद्भिद कहलाते हैं। इसे लिथोफाइट भी कहते हैं। ऑप्शन डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा है? हल्दी के पौधे का जो खाने लायक हिस्सा होता है वह कौन सा है? तो वह है प्रकंद है। ऑप्शन बी। इसे तना भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, केसर होता है सूखा मिश्रण। केसर जो है वह सूखा मिश्रण, किसका सूखा मिश्रण है केसर? तो यह सूखा मिश्रण है फूल के बीच बनने वाले भागों का। ऑप्शन सी सही है।
केसर वास्तव में फूलों के बीच बनने वाले भाग वर्तिकाग्र का बना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? रेशम का जो कीड़ा होता है वह अपने जीवन के किस चक्र में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? तो यह पैदा करता है जब वह होता है कोशित के रूप में, कोशित, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है, कुनैन जो कि मलेरिया की एक प्रमुख औषधि है, वह प्राप्त होती है किससे प्राप्त होती है कुनैन? तो यह औषधि प्राप्त होती है आवृतबीजी पादप से, आवृतबीजी पादप से, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन रखते हैं 20 नंबर। निम्न में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? चारों में से वह कौन है जो पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? तो वह है कपास। बाकी तीनों सन, पटसन एवं जूट पौधे के तने के उत्पाद हैं, कपास को छोड़कर, इसलिए प्रश्न के अनुसार ऑप्शन डी को सिलेक्ट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है 21। एपीफाइट्स वे पौधे हैं, एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर हैं। एपीफाइट्स वे पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर हैं। किस कारण से निर्भर होते हैं? तो ये निर्भर होते हैं यांत्रिक अवलंबन के लिए, यांत्रिक अवलंबन के लिए निर्भर होते हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। अधिकांश कीट श्वसन करते हैं, अधिकांश कीट जो होते हैं वह किस प्रकार श्वसन करते हैं? तो कीट जो होते हैं वे श्वसन करते हैं वातक तंत्र से, वातक तंत्र से, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है 23। यीस्ट और मशरूम, यीस्ट और मशरूम हैं, ये वास्तव में क्या होते हैं यीस्ट और मशरूम? तो ये होते हैं फफूंद, फफूंद होते हैं, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24। लाइकेन मिश्रित जीव हैं, लाइकेन जो है वो मिश्रित जीव हैं जो बने होते हैं, या किसके बने होते हैं लाइकेन? तो ये बने होते हैं कवक एवं शैवाल के, कवक एवं शैवाल के बने होते हैं लाइकेन, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर। जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं किस प्रकार? जीवों में जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं वे संतान में किस प्रकार जाते हैं? तो ये जाते हैं क्रोमोसोम के द्वारा, क्रोमोसोम के द्वारा जाते हैं, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है 26। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? तो यह भिन्न होती है कोशिका भित्ति के कारण, कोशिका भित्ति के कारण, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 27। किसके शासनकाल में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? किस गवर्नर के काल में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? तो सही उत्तर है इसका लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा था? मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा था? तो वह था थॉमस मुनरो, मुनरो, ऑप्शन सी सिलेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन है 29। अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना था? अल्बुकर्क ने जो एक फ्रांसीसी गवर्नर था जिसने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना था? सही विकल्प है विकल्प ए, यूसुफ आदिल शाह से। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर। किसने यह विचार किया था कि भारत में जो ब्रिटिश आर्थिक नीति है वह घिनौनी है? यह विचार किनके थे? तो ये विचार थे कार्ल मार्क्स के, कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 31। उत्तरी भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? उत्तरी भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? सही विकल्प है विकल्प ए, बर्ड को। उत्तरी भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक कहा जाता है मार्टिन बर्ड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को कब खो दिया था? किस एक्ट के द्वारा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक अधिकार को किस एक्ट के द्वारा खो दिया था? सही विकल्प है विकल्प सी, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक अधिकार को खो दिया था। अगला क्वेश्चन है 33। संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे?
संवाद कौमुदी पत्र के संपादक जो थे वह कौन थे? सही उत्तर है ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट है 34। 1815 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने कोलकाता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी? 1815 ईस्वी में किसके द्वारा कोलकाता में आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी? सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे सर विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे सर विलियम जोन्स, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है 36। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी थे वो किस दल के टिकट पर चुनाव लड़े थे? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी किस दल के टिकट पर चुनाव लड़े थे? तो वह दल था उदारवादी पार्टी, उदारवादी पार्टी, लिबरल पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़े थे दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है 37। ब्रिटिश काल में अपवाह सिद्धांत, अपवाह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था किसके द्वारा? ब्रिटिश काल में अपवाह सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? सही विकल्प है विकल्प डी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। नेक्स्ट है 38। अस्थायी बंदोबस्त निम्नलिखित में से किसके साथ किया गया था? अस्थायी बंदोबस्त एक भू राजस्व व्यवस्था थी, वह क्या था यह व्यवस्था? तो यह किया गया था जमींदारों के साथ, जमींदारों के साथ, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 39। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। गोल्डन थ्रेशोल्ड, गोल्डन थ्रेशोल्ड के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है 41 और इस क्वेश्चन में देखना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। सुमेलित कौन सा नहीं है? तो आइए देखते हैं कौन सुमेलित नहीं है। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, यह पुस्तक है रफीक जकरिया की, सही है ये। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, यह भी सही है। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, यह पुस्तक भी लिखी गई है राजा राम मोहन के द्वारा, यह भी सही है। अगला ऑप्शन चेक करते हैं। अनहैप्पी इंडिया, यह पुस्तक लिखी गई है लाला लाजपत राय के द्वारा, इसलिए यह गलत हो जाएगा। अनहैप्पी इंडिया सुमेलित नहीं है बंकिम चंद्र चटर्जी के साथ, इसलिए प्रश्न के अनुसार कौन सुमेलित नहीं है, ऑप्शन डी को सिलेक्ट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है 42। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आइए चेक करते हैं कौन सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ए नेशन इन द मेकिंग, यह सही है। वैलेंटाइन शिरोल, इंडियन अनरेस्ट, यह भी सही है। सुभाष चंद्र बोस, इंडिया डिवाइडेड, यह ऑप्शन गलत है। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखित पुस्तक नहीं है इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक जो है वो लिखी गई है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, इसलिए प्रश्न के अनुसार चुनना है कि कौन सुमेलित नहीं है, तो वह ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन 43। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यहां भी हम लोग को चुनना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए शाहनामा अबुल फजल, पहला ऑप्शन ही गलत है। शाहनामा जो है वो फिरदौसी के द्वारा लिखा गया है। आगे फिर भी देख लेते हैं। सेकेंड ऑप्शन है ऑप्शन बी द स्ट्रगल इज माई लाइफ, नेल्सन मंडेला, यह ऑप्शन सही है। मिडनाइट चिल्ड्रन सलमान रुश्दी, यह भी ऑप्शन सही है। कामायनी जयशंकर प्रसाद, यह ऑप्शन भी सही है। पहला ही ऑप्शन गलत है, शाहनामा या फिरदौसी के द्वारा लिखा गया है, अबुल फजल के द्वारा नहीं, इसलिए क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, ऑप्शन ए को सिलेक्ट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है 44। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? ध्यान रखेंगे कि यहाँ सुमेलित है पूछ रहा है। कई बार ऐसा होता है कि परीक्षा में बच्चे यहाँ जल्दी से नहीं देख पाते हैं कि सुमेलित है या सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, इस बात का ध्यान रखेंगे हमेशा। तो आइए देखते हैं कौन सा सुमेलित है इस क्वेश्चन में। पहला ऑप्शन चेक करते हैं, अनहैप्पी इंडिया राजेंद्र प्रसाद, यह सही नहीं है। यंग इंडिया एनी बेसेंट, यह भी सही नहीं है। न्यू इंडिया महात्मा गांधी, यह भी सही नहीं है। सुभाष चंद्र बोस द इंडियन स्ट्रगल, यह ऑप्शन सही हो जाएगा।
इसलिए क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन डी को सिलेक्ट कर लेंगे। बाकी तीनों ऑप्शन सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं, आइए देखते हैं। 1984 यह लिखी गई है जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा, यह सही है। लज्जा पुस्तक लिखी गई है तस्लीमा नसरीन के द्वारा, लेकिन यहां दिया गया है कि जुप्पा लड़की द्वारा, इसलिए ऑप्शन बी को सिलेक्ट कर लेंगे, यह ऑप्शन सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 46। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल जो था वो कौन था? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? सही उत्तर है वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स था। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की जो समाप्ति हुई थी वो मंगलोर की संधि के द्वारा हुई थी, मंगलोर की संधि के द्वारा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 47। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वायसराय कौन था? तो वह था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग था, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है 48। किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे? किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया? सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा वारेन हेस्टिंग को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर। निरिप निर्माता, निरिप निर्माता के रूप में किन्हें जाना जाता है? सही विकल्प है इसके लिए विकल्प डी सैयद बंधु को। सैयद बंधु को निरिप निर्माता यानी कि राजा का निर्माण करने के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर। बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया था? बंगाल के किस गवर्नर जनरल के समय में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को पारित किया गया? उस समय जो गवर्नर जनरल था वो था वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 51 नंबर। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था, किसने सुनाया था? 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र को पढ़कर इलाहाबाद में किसने सुनाया था? तो इस पत्र को पढ़ा था लॉर्ड कैनिंग ने। लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है 52। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था किसके समय में? ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र में अंतिम जो प्रमुख विस्तार हुआ था वो किसके समय में हुआ था? तो यह हुआ था डलहौजी के समय में। डलहौजी के समय में, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 53। भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? तो यह कहा जाता है ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को। नादिर शाह को, ऑप्शन सी सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। किसने कहा था कि मैं अंग्रेजों के स्थल साधन को तो समाप्त कर सकता हूं परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता? या किसने कहा था कि मैं अंग्रेजों के स्थल साधन को तो समाप्त कर सकता हूं परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता? तो यह कहा था टीपू सुल्तान ने। टीपू सुल्तान ने कहा था, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है 55। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो वह था लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी सही है। इससे आगे जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 56 से लेकर 70 तक, इसके अंतर्गत जो प्रश्न है वे गणित, रीजनिंग और करंट अफेयर के प्रश्न हैं और इन प्रश्नों को हमने अपने अंतिम प्रयास क्यूज ग्रुप में व्हाट्सएप पे सॉल्व कर लिया है। आइए अब आज का रिजल्ट देख लेते हैं। हमारा जो आज का क्यूज था उसमें मिसलेनियस प्रकार के प्रश्न थे और आज के टेस्ट में कुल मार्क्स थे 70 और आज के टेस्ट में अभय चौधरी ने कुल 70 प्रश्न को अटेम्प्ट किया जिनमें उनके 68 प्रश्न सही हुए हैं। अरुण कुमार ने कुल 70 प्रश्न अटेम्प्ट किया जिनमें उनके 66 प्रश्न सही हुए हैं। नेहा कुमारी ने कुल 70 प्रश्न को अटेम्प्ट किया जिनमें उनके 64 प्रश्न सही हो गए। और भी हमारे जो भी फ्रेंड्स हैं वे काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और उनके मार्क्स भी लगातार इंप्रूव हो रहे हैं।
ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले टेस्ट के साथ।